आज की ये कहानी है एक ऐसे वकील की जिन्होंने अंग्रेजों को कोर्ट में दी थी चुनौती और अब उन पर बनी है फिल्म। मैं बात कर रहा हूँ शंकरन नायर की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो आप देखिए, मैं उन उस दिन अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गया हुआ था। वहां अचानक गोलियां चलनी शुरू हो गई। मेरे दादा मुझे उठाकर सैनिकों से दूर की दीवार की तरफ दौड़ने लगे। जब उन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने मुझे 7 फुट ऊंची दीवार के पार फेंक दिया। और आप देखिए, नीचे गिरने से मेरी बाह टूटी गई, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा। और हम उस तकलीफ में भी कई दिनों तक अस्पताल नहीं गए, क्योंकि हमें डर था कि कभी कहीं हम पर और जुल्म ना ढाए जाए। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुए इस हत्याकांड के वक्त भरपूर सिंह सिर्फ 4 साल के थे। 2009 में हुई बातचीत में भरपूर सिंह ने ये आप बीती साझा की थी। गोलियां चलाने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने दिया था और उनके साथ थे सर्जेंट एंडरसन, जबकि माइकल ओ डायर डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे। पर शुरुआती दिनों में इतने बड़े हत्याकांड की ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। जलियांवाला बाग का ऐतिहासिक कोर्ट केस, लेकिन एक अकेले भारतीय शख्स ने ब्रिटेन जाकर ब्रिटानी अदालत में अपनी दम पर जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर एक ऐतिहासिक केस लड़ा था, जो 5.5 हफ्ते चला था। इस केस के जरिए दुनिया को जलियांवाला बाग की दास्तान विस्तार से पता चली थी। उस शख्स का नाम था सर चिट्टूर याद देखिए शंकरन नायर, और अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी 2 उन्हीं पर आधारित थे। और उस वक्त गुलाम भारत से ब्रिटेन जाकर वहां की अदालत में केस लड़ना एक भारतीय के लिए जोखिम भरा अनसुना कदम था, लेकिन शंकरन नायर ने एक किया और इतिहास भी रचा। अब बात आती है कि कौन थे शंकरन नायर। तो शंकरन नायर के नाम भारतीय इतिहास में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। शंकरन नायर का जन्म 1857 में पलक्कड़ में एक संपन्न परिवार में हुआ था, जब भारत में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी। पेशे से वकील नायर 1897 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे मद्रास हाईकोर्ट में जज भी रहे और 1915 में वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने। उन्हें सर की उपाधि मिली हुई थी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड का उन पर गहरा असर पड़ा। वायसराय काउंसिल का सदस्य होने के नाते शंकरन नायर को धीरे धीरे प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही सुनने को मिलने लगी और किस तरह निहत्थे लोगों पर गोलियां चली थी। वो पंजाब में हुई घटनाओं को लेकर काफी निराश हुए। उन्होंने वायसराय काउंसिल से इस्तीफा दे दिया और उनकी तलखी का एक नमूना द केस दैट शुक द एम्पायर नाम की किताब में लिखी एक घटना से मिलता है। किताब शंकरन नायर के ग्रेट गैंडरसन रघु पलट और उनकी पत्नी पुष्पा पलट ने लिखी है। और वे लिखते हैं कि वायसराय काउंसिल से इस्तीफा देने के बाद वायसराय चेम्सफोर्ड ने सर शंकरन नायर से पूछा, क्या वो किसी अन्य भारतीय का नाम सुझा सकते हैं। सर नायर ने महसूस किया कि वायसराय को एक भारतीय की सलाह में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं थी। वो सवाल बस औपचारिकता भर थे और नौकरी के आखिरी दिन वो ब्रिटानी अफसर के सामने तंज करने से नहीं चूके। सर शंकरन नायर ने गंभीरता से कहा कि हाँ, मैं नाम सुझा सकता हूँ, और दरवाजे पर खड़े पगड़ी पहने दरबान राम प्रसाद की ओर इशारा किया और कहा, इसे क्यों नहीं ले सकते हैं, ये लंबा है, हैंडसम है और आपकी हाँ में हाँ भी मिलाएगा। एक करके उन्होंने वायसराय से हाथ मिलाया और चुपचाप चले गए वहां से। माइकल ओ डायर ने किया मुकदमा। याद देखिए, हुआ यूं कि शंकरन नायर ने 1922 में किताब लिखी गांधी एंड अनारकी, जिसमें उन्होंने गांधी की नीतियों से असहमति जताई और साथ ही पंजाब के हालात के लिए ब्रितानी सरकार की आलोचना की। और उनका इशारा इस ओर था कि पंजाब में जो ज्यादतियां हुई वो पंजाब की लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की जानकारी से हुई थी। और इसके जवाब में डायर ने शंकरन नायर पर ब्रिटेन में 1922 में मानहानि का मुकदमा कर दिया कि वो माफी मांगे, किताब को वापस लें और जुर्माना भरें। लेकिन शंकरन नायर ने इससे साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। जब केस चला तो 5.5 हफ्ते चले। इस मुकदमे में जैसे जैसे परतें खुलती गई, दुनिया को जलियांवाला बाग और पंजाब में हुई ज्यादतियों के बारे में खुलकर पता चला। और ये उस समय चलने वाला सबसे लंबा सिविल केस था और केस से एक दिन पहले नहीं था वकील। तो आप देखेंगे कि द केस दैट सुक की द एम्पायर नाम की किताब में विस्तार से कोर्ट केस के बारे में बताया गया। मुकदमा शुरू होने से ठीक एक शाम पहले शंकरन नायर के वकील सर जॉन शाइमर ने केस
लड़ने से मना कर दिया। आखिरी पलों में उन्होंने सर वाल्टर को नया वकील नियुक्त किया। किताब के मुताबिक बहुत सारी बातें सर शंकरन नायर के खिलाफ थी। एक भारतीय एक अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेजों की ही अदालत में केस लड़ रहा था। जनरल डायर ने गवाही नामी गिरामी लोग थे जो कोर्ट में खुद मौजूद थे। और आप देखिए वहीं शंकरन नायर के गवाह आम भारतीय थे और वो गवाह भी इंग्लैंड में नहीं भारत में थे और उनकी गवाही भारत में ली गई। वो गवाहियां इंग्लैंड की कोर्ट में महज पढ़कर सुनाई गई और जिसका वो प्रभाव नहीं होता जो भाव सामने खड़े होकर दर्शाया जा सकता था। और शंकरन के केवल दो गवाह इंग्लैंड में गवाही दे सके, गेराल्ड वाथेन जो 1919 में खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे और सर हरि किशन लाल और जो पंजाब में मंत्री रह चुके थे। उन्हें मार्शल लॉ के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। वे अपने खर्चे पर लंदन गवाही देने आए थे। गुजरावाला पर बमबारी, याद देखिए किताब के मुताबिक जब केस चल रहा था तो जलियांवाला बाग कांड के बाद गुजरावाला में जो बमबारी की गई उससे केस के दौरान जनरल डायर को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने माना कि उनके आदेश पर ही एक एयरक्राफ्ट भेजे गए थे। उनसे पूछा गया कि गुजरावाला के बाहर मासूम लोगों पर बमबारी करना और मशीन गन चलाना सही था, तो डायर ने कहा कि हो सकता है था कि गुजरावाला से लोग पंजाब में अशांति फैलाने जा रहे हों। अब जब ओ डायर ने कसूर में स्कूली छात्रों को पीटने पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि पूरा स्कूल अशांति फैलाने की साजिश में मिला हुआ था। और जब पूछा गया कि लाहौर में तपती गर्मी में स्कूली बच्चों को 17 मील चलने का आदेश क्यों दिया गया था, तो डायर का कहना था कि बहुत सारे छात्र विद्रोही बन चुके थे। जलियांवाला की बात हुई तो जज ने ज्यूरी से कहा कि सवाल यह कि क्या 5 लाख लोगों की जान बचाने के लिए कुछ सौ को मारने का हक होना चाहिए था या नहीं। भारत और ब्रिटेन के अखबारों में केस की कवरेज होने लगी और इस तरह केस के दौरान पंजाब में हुई गोलाबारी हत्याएं, जलियांवाला बाग और फौज में जबरन भर्ती के किस्से सामने आने लगे। जज के रवैये को लेकर उठे थे सवाल। केस में जज जस्टिस मैकार्डी के कथित पक्षपाती रवैयों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। हाउस ऑफ कॉमन्स तक में इस पर बहस हुई। उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव भी रखा गया। डेली क्रॉनिकल ने केस के जज मैकार्डी की आलोचना की। वेस्टमिंस्टर गैजेट ने भी जज के बर्ताव की निंदा की। डेली न्यूज ने इन घटनाओं को इंग्लैंड के सार्वजनिक हितों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया और जज के बर्ताव के प्रति खेद भी जताया। जज मैकार्डी ने बाद में खुदकुशी भी कर ली थी। क्या कर ली थी? खुदकुशी। 12 सदस्यों वाली ज्यूरी में सब अंग्रेज थे। ज्यूरी सर्वसम्मति से फैसला नहीं कर सकी और 11-1 से फैसला शंकरन नायर के खिलाफ आया था। शंकरन नायर को माइकल डायर ने पेशकश की थी कि अगर वो माफ़ी मांग लें तो उन्हें जुर्माना और केस का खर्च नहीं देना पड़ेगा। किताब में लिखा गया है कि 6 जून 1924 को कोर्ट का वो दिन नायर के लिए मुश्किल भरा था, लेकिन शंकरन नायर ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। और जब गांधी जी ने शंकरन नायर पर लिखा लेख हार के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में, उस केस को अहम माना जाता है और इस केस ने भारतीयों में आज़ादी की मुहिम में एक नई जान फूकी और महात्मा गांधी के जन आंदोलन को मजबूत किया। गांधी जी ने 12 जून 1924 को यंग इंडिया में लिखा कि जज ने शुरू से ही पक्षपात किया। दिन ब दिन इस केस की रिपोर्ट पढ़ना दर्दनाक था। एक ब्रिटानी जज वो सब खुलेआम कर सकता है जिसके लिए एक भारतीय को कीमत चुकानी पड़ती है। माइकल डायर की चुनौती स्वीकार करके सर शंकरन नायर ने ब्रिटानी संविधान जनता को ट्रायल पर रख दिया था। इस हार में भी सर शंकरन नायर के साथ सारे भारतीयों की हमदर्दी है। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। लंदन में है शंकरन नायर का पोर्ट्रेट। आज भी जलियांवाला बाग म्यूजियम में शंकरन नायर के प्रति सम्मान स्वरूप उनका प्लाक पट्टिका है। वहीं लंदन में नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में उनका पोर्ट्रेट है। और भारत के आज़ाद होने से पहले ही 1934 में शंकरन नायर का निधन हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी हंटर कमेटी के मुताबिक कुल 370 लोग मारे गए थे, लेकिन इतिहासकार मरने वालों की संख्या 1000 से 1500 के बीच बताते हैं। शंकरन नायर पर बनी फिल्म केसरी 2 के बारे में अक्षय कुमार कहते हैं कि इससे पहले मुझे भी इस कोर्ट केस के बारे में जानकारी पता नहीं था। ये फिल्म मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतिहास अंग्रेजों के हिसाब से लिखा गया। मैं लोगों के सामने असल इतिहास लाना चाहता हूँ। वैसे जलियांवाला बाग में दूसरा नाम जिनका जिक्र आता है वो है डायर। और नाइजल कॉलेट ने डायर की बायोग्राफी द बुचर ऑफ अमृतसर में, ये आप देखते हैं कि अमृतसर में लिखा कि डायर के मुताबिक आप देखेंगे जो लोग अमृतसर के हालात जानते थे उन्होंने कहा कि मैंने ठीक किया, लेकिन कुछ कहते हैं कि मैंने गलत किया। मैं सिर्फ आप देखते हैं कि सिर्फ मरना चाहता हूँ।
और अपने भगवान से पूछना चाहता हूं कि मैं सही था या गलत। बीबीसी से बातचीत में नाइजल कॉलेट ने कहा कि ये मांग कई बार उठ चुकी है कि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से जलियांवाला बाग के लिए माफ़ी मांगे, लेकिन औपचारिक माफ़ी कभी नहीं मांगी गई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं।